जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं नवंबर 22 वेरिएंट 41। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। स्टेट द इक्वेशन फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट masses m1 एंड m2 दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। स्टेट द मीनिंग ऑफ एनी सिंबल। तो आपको पता है F इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और बाकी पता ही आपको सब। अच्छा आगे कहते हैं अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r अराउंड द प्लैनेट ऑफ मास m शो दैट द पीरियड इज गिवन बाय। ये आपने प्रूव करना है। तो आपको पता है जो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट होती हैं वो सर्कुलर मोशन में होते हैं ना, नियरली सर्कुलर मोशन। सैटेलाइट है, ये अर्थ है। तो जब सर्कुलर मोशन में होते हैं तुम्हें पता है द ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आप ये साथ लिख दिया कि एक्सप्लेन जो वर्किंग भी होती है समटाइम्स ना, एक्सप्लेन जो रीजनिंग। तो आप ये बताएंगे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, देयरफॉर ये आ गया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, इसके मास को कैपिटल एम कह दें, इसके मास को स्मॉल एम कह दें। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, जी एम एम ओवर आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर। कैपिटल आर लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, स्मॉल एम से कट गया। अच्छा मैं इसको कैपिटल आर कहने लगा हूँ, जी एम, और ये समझे कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर। अच्छा अब ये आर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। जी एम इज इक्वल टू आर क्यूब, ब्रैकेट भी खोल दें, 4 पाई स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का सब्जेक्ट बना लें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब ओवर जी एम। तो प्रूव हो गया नहीं है, ये सब चीज़ किसके इक्वल हो गई, 4 पाई स्क्वायर और जी एम। ये सब क्या बन गया बेटा, के। ये के हो गया, ये प्रूव हो गया। और लिख देंगे के इज इक्वल टू, अब लिख दें टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, फिर के इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट 4 पाई स्क्वायर ओवर जी एम। कॉन्सेंट्रेट करना है बेटा। आगे कहते हैं अ सैटेलाइट इज इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द स्पीड विद द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। द मास ऑफ अर्थ इज दिस मच, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। हमने रेडियस निकालना है, आपको टाइम पीरियड पता है, अभी हमने फार्मूला निकाला है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर जी एम इंटू आर क्यूब। आर बेसिकली रेडियस है, आर क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यही तो निकालना है आपने, है ना, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है। अच्छा जी एम की वैल्यू है आपके पास, है, मास ऑफ अर्थ गिवन है तो वैल्यूज डाल दे, सब कुछ है। ये 24 आवर्स है ना, 24 इंटू 3600 सेकेंड्स का स्क्वायर, 4 3.14 का स्क्वायर, जी 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, मैथ्स कितना है 6 इंटू 10 पावर 24 इंटू आर क्यूब। आर को सब्जेक्ट बनाएं, इसका क्यूब रूट ले लें तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। आंसर चेक करो बेटा, 4.2 इंटू 10 पावर 7 मीटर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मेथड यही है। नेक्स्ट, स्टेट 2 अदर कंडीशन दैट, एक मिनट समझ तो नहीं कर गया, हो गया। स्टेट 2 अदर कंडीशन दैट मस्ट बी मेट फॉर द ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या होना चाहिए, इक्वेटोरियल प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वेटोरियल प्लेन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है। रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, रोटेट revolve in the same direction as of earth about its axis, west to east, earth as of earth, sorry यार आ गया माउस, as of earth about its axis, the west to east basically, west to ईस्ट। ये तो आसान क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। अच्छा पहला क्वेश्चन तो इजी था। क्वेश्चन नंबर 2, थर्मोमीटर। फिगर shows a thermometer that is calibrated to measure the temperature in degrees. Okay, the thermometer makes the use of the fact that density of the mercury varies with temperature.
डेंसिटी वेरी करती है तो वॉल्यूम वेरी करता है, वॉल्यूम वेरी करता है तो डेंसिटी वेरी करती है. State two other physical properties of material apart from density of the liquid that can be used for measuring temperature. EMF होता है ना थर्मोकपल में, EMF EMF किसका, बस EMF ही होता है. और क्या होता है, वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, प्रेशर 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 होता है. और क्या होता है, एक रेजिस्टेंस भी होता है. रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर. तो आपने थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के नाम बताने हैं. ठीक है, वॉल्यूम भी है. ठीक है, वॉल्यूम भी हो सकता है, डेंसिटी के अलावा वॉल्यूम भी हो सकता है. A thermometer is initially at 23 degrees Celsius as shown in figure this. इसका टेम्परेचर पता है. It is used to measure the temperature of the insulated beaker of water at this much. The bulb of the thermometer is inserted into the water and the water is stirred until the reading of the thermometer becomes steady. The mass of the water इतना है. The mass of the mercury in the thermometer इतना है. The specific heat capacity of water इतनी है. The specific heat capacity of mercury इतनी है. The glass of the mercury and the beaker have to be considered to have negligible heat capacity. इसको कंसिडर ना करें. Calculate to 3 sig fig the final steady temperature. अब आपको पता है आप गर्म पानी में ठंडा थर्मोमीटर डाल रहे हैं. ये पानी है ना, इसका जो इनिशियल टेम्परेचर कितना है 37.4 डिग्री है. आप जो थर्मोमीटर में इसमें इमर्स कर रहे हैं, जो थर्मोमीटर आपने इमर्स करना है, इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 23 डिग्री सेल्सियस. पानी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 27. जब इसको इमर्स कर देंगे तो आपको पता है क्या होगा, थर्मोमीटर हीट एब्जॉर्ब करेगा और पानी हीट लूज करेगा. पता है आपको, दोनों का फाइनल टेम्परेचर सेम होगा, वो एक्स है, वही तो फाइंड आउट करना है. ठीक है, हीटिंग कर्व से भी कर सकते हैं, तो जुबानी भी हो सकता है, एक ही चीज़ है. चलें बना लेते हैं हीटिंग कर्व. अगर हम हीटिंग कर्व बना लें तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा. यहाँ पे लिखें टेम्परेचर, यहाँ पे लिखें टाइम, तो दोनों के टेम्परेचर को लेबल करें. एक का टेम्परेचर कितना है इनिशियल टेम्परेचर 37.4, एक का टेम्परेचर कितना है 23. फाइनल टेम्परेचर कितना होगा x होगा. फाइनल टेम्परेचर कितना होगा x. तो पानी यहाँ से ठंडा होते होते यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा हीट लॉस्ट Q1, और थर्मोमीटर हीट गेन करता 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 यहाँ पर आ जाएगा, ये है हीट एब्जॉर्ब. तो हम कह सकते हैं Q1 इज इक्वल टू Q2. Q भी क्या लगेगा MC डेल्टा T, M1C डेल्टा T, और Q2 में क्या लगेगा M2C2 डेल्टा T. अच्छा M1, व्हाट इज M1, मैस ऑफ पानी. कितना पानी का मैस, वहाँ से वाटर कितना था बेटा, मैस ऑफ वाटर और 18.7 ग्राम्स. ग्राम से नहीं उधर भी ग्राम से कैंसिल हो जाएगा. 18.7. व्हाट वाज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.18 पानी की, 4.18 जॉल्स पर ग्राम. व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे. 37.4 माइनस x इज इक्वल टू मैस. व्हाट इज मैस ऑफ मर्करी 6.94. व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मर्करी 0.140 इंटू व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर, बड़े में से छोटे को माइनस करें. फाइनल टेम्परेचर x है, इनिशियल कितना था 23. बेटा जब हमें डेल्टा टी निकालना है ना, तो लार्ज माइनस स्मॉल, लार्ज टेम्परेचर माइनस स्मॉल टेम्परेचर करना है. अब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी. कितनी आती है, x की वैल्यू आ रही है 37.2 डिग्रीज. अच्छा आगे कहते हैं सजेस्ट वन चेंज दैट कुड मेड टू डिजाइन अ थर्मोमीटर that would enable to give a more accurate measurement of temperature. State one change that could be made to the design of the thermometer that would enable you to give more accurate temperature. इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी ग्लास जैकेट को पतला कर लें, इसकी ग्लास जैकेट को पतला कर लें और वॉल्यूम ऑफ मर्करी को कम कर लें, बोर को थिन कर लें, तो भी बेहतर हो जाएगा. यूज अ लिक्विड वगैरह. और बेटा इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसा लिक्विड यूज़ करें जिसकी हीट कैपेसिटी कम हो, ताकि वो हीट कम एब्सॉर्ब करे. ऐसा भी हो सकता है. आउटर ग्लास जैकेट कम करते हैं, थोड़ा मर्करी यूज़ करें ताकि कम हीट एब्सॉर्ब करे. ऐसा हो सकता है. एक्सप्लेन व्हाई द थर्मोमीटर डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. एक्सप्लेन व्हाई द थर्मोमीटर इन वन डज नॉट प्रोवाइड अ डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. ये डायरेक्ट वैल्यू क्यों नहीं बताता. एक्सप्लेन व्हाई the thermometer does not provide the direct measurement of thermodynamic temperature. बेटा अजीब सी बात है, गौर से सुनो ना. थर्मोमीटर पे आप क्या मेजर कर रहे हैं,
आप टेम्परेचर मेजर नहीं कर रहे होते, आप बेसिकली क्या मेजर करते हो, लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम, लेंथ ऑफ Hg कॉलम मेजर कर रहे होते हैं ना आप, लेंथ ऑफ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी मेजर कर रहे होते हैं। और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का आप वो एम्पेरिकल स्केल का टेम्परेचर का फॉर्मूला बनाते हैं ना, θ/100 थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट अननोन टेम्परेचर माइनस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 100 डिग्री माइनस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी एट 0 डिग्री। तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, हम वी आर मेजरिंग द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वी आर नॉट मेजरिंग द टेम्परेचर, हम बेसिकली लेंथ मेजर कर रहे होते हैं। तो क्योंकि ये वो थर्मोमीटर नहीं है ना, थर्मोडायनेमिक स्केल भी यूज़ नहीं कर रहे, हम 0 डिग्री यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम डायरेक्ट टेम्परेचर मेजर नहीं कर रहे, हम बेसिकली लेंथ मेजर कर रहे हैं। थर्मोकपल थर्मोमीटर में क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेज मेजर कर रहे होते हैं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में क्या कर रहे होते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे होते हैं और उसका रिलेशन निकाल लेते हैं कि टेम्परेचर से क्या रिलेशन है। तो ये बताएंगे कि वी आर मेजरिंग द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल वी आर मेजरिंग द लेंथ, वी आर नॉट मेजरिंग द टेम्परेचर, वी आर मेजरिंग द मटीरियल की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं। अच्छा आगे कहता है द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर T may be determined by the behavior of the type of substance which is proportional to the product of pressure and volume. State the name of the type of thermometer. The thermodynamic temperature T may be determined by the behavior of the type of substance. वो आइडियल गैस बिहेवियर होता है ना, PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो कौन सा थर्मोमीटर था, वो था थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। जो थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर होता है ना, उस पर हम क्या करते थे, θ/273 ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, याद आपको। फिर क्या कहते थे, PV एट अननोन टेम्परेचर माइनस PV एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ। तो आप इसमें बताएं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज डिटरमिन्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द टाइप ऑफ सब्सटेंस, आइडियल गैस का सब्सटेंस है। स्टेट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ सब्सटेंस, इट इज बेसिकली आइडियल गैस। अच्छा बेटा नेक्स्ट, यहाँ पे आइडियल गैस लिखेंगे आप। थर्मोडायनेमिक स्केल जो होता है डिपेंड्स ऑन, रियल मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल गैस। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग दैट इज अटैच्ड टू अ फिक्स पॉइंट एज शोन। ये फिक्स पॉइंट है, ये स्प्रिंग है, ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन इक्विलिब्रियम पोजीशन से। The object oscillates vertically with simple harmonic motion about its equilibrium position. अपनी equilibrium position पे oscillate कर रहा है। State the defining equation of simple harmonic motion. Identify the symbols. क्या होते हैं ये defining equations? A is equal to minus omega square x. लिखते हैं A is proportional to minus x. A is equal to minus omega square है। Omega क्या है? Angular frequency. X is displacement. A is acceleration. अच्छा आगे कहता है next, the variation with displacement x of the equilibrium position of the velocity, velocity का ग्राफ है आपको ऐसी शेप में। अच्छा भी velocity का ग्राफ है आपको नजर आ रहा है, ठीक है ठीक है। V0 की वैल्यू भी पता है और x0 की वैल्यू भी पता है। ये x0 है, ये वैल्यू क्या है, x0 0.12। और व्हाट इज V0, 0.2, ये 0.12 और 0.2 है। पूछ क्या रहा है, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ केवन है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ भी केवन है। यूज डिटरमिन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे भी आ सकता है। तो व्हाट इज x0, 0.12 मीटर्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, शो दैट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन दिस पेज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों ग्राफों से आ सकती है। तो आपको x0 पता है, V0 पता है, V0 की वैल्यू थी 0.2, x0 की वैल्यू कितनी है 0.12। क्या रिलेशन है, V0 इज इक्वल टू x0 ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू V0 ओवर x0। व्हाट इज V0, 0.2, व्हाट इज x0, 0.12। डिवाइड करो जरा इसको, 1.7 ही ऑलमोस्ट आ जाएगा। 1.67, हाँ ठीक है 1.67 ही होता है। और ये और कैसे निकाल सकते थे आप, और एक और तरीके से भी निकाल सकते थे। आपको याद है, आपको ये वैल्यू पता है टोटल एनर्जी की, ये होती है ना टोटल एनर्जी के इक्वल। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू पता है, अच्छा नहीं निकाल सकते, मैथ्स नहीं पता। हाफ m ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर,
टोटल एनर्जी तो पता है आपको, ये टोटल एनर्जी है। ओमेगा निकालना, एक्स नॉट भी पता है, अच्छा मैथ्स नहीं पता ना, तो ये फार्मूला नहीं लिख सकता फिलहाल, अगले पार्ट में लगेगा ना मैथ्स निकालना, अगले पार्ट में तो मैथ्स निकालना है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर। एक्स ये भी है, ये भी है। टोटल एनर्जी की वैल्यू ग्राफ से मिल जाएगी आपको, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू, ये है जी इसकी वैल्यू। टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी है? 0.050 जॉल्स। ये है 0.050, हाफ मैथ्स निकालना है। ओमेगा कितना आया था? 0.1666 स्क्वायर, और एक्स नॉट कितना था? 0.12 मेरे ख्याल से। तो यहाँ से मैथ्स की वैल्यू कितनी आती है? 2.5 किलोग्राम्स। अच्छा भी नेक्स्ट पार्ट कहते हैं द ऑसिलेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर नाउ लाइटली डैम्प्ड। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होता है? The decrease, the loss in amplitude and energy due to opposing forces. The loss in mechanical energy and amplitude due to opposing forces acting on it. ठीक है? Loss of total energy of system due to excessive force. ठीक है जी। Assuming that damping does not change the angular frequency of oscillation, on figure 3.2 sketch the variation with x and v when the amplitude of oscillation is 0.06 और एक्सिस पे बनाना है, 3.2 पे बनाना है। v और x का ग्राफ पर कितना है बेटा? आधा है एम्पलीट्यूड, 0.060 है। अच्छा 0.60 कहाँ पर होगा? ये है जी एम्पलीट्यूड, यहाँ से। जब ये हाफ है तो बेटा ये भी हाफ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। v नॉट क्या होता है? x नॉट ओमेगा। v नॉट इज प्रोपोर्शनल टू x नॉट। तो यहाँ से क्या गुजरेगा? 0.06 यहाँ होगा, और यहाँ से गुजरेगा ये। क्लोज शेप बना देंगे ये, यूँ बना देंगे, गोल बनाएंगे सही तरह। अच्छा मुझसे नहीं बनेगा। अच्छा जनाब, हमने बना ली शेप, हो गया बस फिट है। ये भी आसान था, कुछ इतना मुश्किल नहीं था। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। State what is indicated by the direction of electric field line. Electric field line क्या शो करती हैं? The direction of resultant electric force on the test positive charge. The direction of resultant electric force on the test positive charge. आगे कहते हैं figure 4.1 shows a pair of parallel plates with a potential difference is 2400 volt. Potential difference 2400 है, ये given है. The plates are separated by distance. V कितना है? 2400. डिस्टेंस गिवन है आपको। द प्लेट्स आर इन वैक्यूम। ऑन फिगर ड्रॉ 5 फील्ड लाइंस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है। ऊपर पॉजिटिव है ना, नीचे नेगेटिव है। पॉजिटिव टू नेगेटिव एक बना दें, जिसे दरम्यान में बना दें, तीसरी यहाँ बना दें, 3 हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अब इनके दरम्यान में बना दें। समझ आ गई? 5 बनानी है ना, पैरेलल इक्वल डिस्टेंस पे 5 में डिवाइड कर लीजिए, इक्वल डिस्टेंस है, पैरेलल लाइंस। कैलकुलेट द स्ट्रेंथ। कैसे निकालते हैं स्ट्रेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू V बाई डी। V बाई डी 2400 डिवाइडेड बाई 4.6 इंटू 10 पावर -2 मीटर में चेंज करना है। आंसर बताओ। 5.2 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। आ गया जी। A moving proton enters in the region between the plate from left। ये प्रोटॉन आ रहा है जी, इधर से लेफ्ट से आ रहा है, मूव कर रहा है। तो फोर्स किधर लगेगी? नीचे की तरफ लगेगी ना, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे ग्राउंड है, तो नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा ना उसके ऊपर। The proton is deflected by electric field. On figure 4.2 draw a line to show the path of proton as it moves through and out of the field। जब तक फील्ड में है ये स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, ये नीचे को मुड़ेगा। इसको मोड़ेंगे, नीचे को मोड़ेंगे इसको बेटा, और इसके बाद कैसे बना देंगे? बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे। बाद में कैसे बनाएंगे? स्ट्रेट। बाद स्ट्रेट बनाएंगे, अंदर मुड़ता जाएगा, नीचे को मुड़ता जाएगा। या अगर सही ड्रॉ करना है, जब तक फील्ड में होगा इट विल बी बेंडिंग।
आफ्टर द फील इट विल गो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन स्केल से बनाएगा, मेरी तरह हाथ से ना बनाएगा गंदी सी लाइन। द हीलियम न्यूक्लियाई now enters the region of the electric field along the same initial path traveling in the same initial speed. अब बेटा हीलियम आ रहा है, state and explain how the final speed of the helium nuclei compares with the final speed of the proton after leaving the region. अच्छा अभी अब हमें इन दोनों की स्पीड को कंपेयर करना है, जरा डायग्राम पे आएंगे, फाइनल स्पीड को कंपेयर करना है। ओके, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। पहले प्रोटॉन आया था, उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी? देखो जब यहाँ से निकलेगा ना प्रोटॉन, यहाँ से चल के यहाँ तक यूँ मुड़ेगा और आगे इसके बाद ये बनेगा। इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो यही था, वो तो कांस्टेंट रहेगा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है एक्सेलरेशन के ऊपर, यू नो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी ना, फोर्स नीचे का लग रही है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल वाला सीन हो रहा है। वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0। यहाँ पे जब एंटर हुआ था हॉरिजॉन्टल तो थी, वर्टिकल कंपोनेंट कितना था? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वाज 0। हमारी इक्वेशन होती है ना 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये तो 0 हो गया ना। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 2as होती है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है? F/m। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स ओवर मास इनटू s। अच्छा, v स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स किसके इक्वल होती है? यू नो, F इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना, F इज इक्वल टू क्यू ई। तो फोर्स की जगह निकालें क्यू ई बाय एम इंटू एस। तो जो फाइनल स्पीड है, फाइनल स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी तो कांस्टेंट नहीं है दोनों का। बेटा ये तो नहीं लग सकता ना, क्योंकि बात तो ना एस नहीं पता ना हमें, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। अच्छा, एस नहीं पता तो ये तो नहीं लग सकता। और क्या रिलेशन लग सकता है? अच्छा, एक्सेलरेशन का निकालते हैं। जिसकी स्पीड जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा ना, हॉरिजॉन्टल तो सेम है ना यार, हॉरिजॉन्टल दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करना है, हॉरिजॉन्टल दोनों की सेम स्पीड है, हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होगी, वर्टिकल स्पीड चेंज होगी। वर्टिकल स्पीड दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन होता है F/m। अच्छा, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन पे जो फोर्स लग रही है ना वो है F है, और उसका मास कितना है? वो m है। तो उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? F/m, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी ना वो लगेगी, डबल पॉजिटिव चार्ज है ना, F इज इक्वल टू क्यू ही होता है ना, फोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है, तो उसे फोर्स लगेगी 2 टाइम्स F, डबल फोर्स लगेगी, क्योंकि चार्ज डबल है तो फोर्स डबल होगी। लेकिन उसका जो मास है ना वो 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 2F/4m। तो उसका एक्सेलरेशन होगा हाफ। बेटा उसका एक्सेलरेशन होगा, देखो ना क्या बन रहा है, अल्फा की जगह पाउस, जी बेटा इसका एक्सेलरेशन बन रहा था ना, ये इसका एक्सेलरेशन बनेगा 2 1s are 2 2s are 4, तो इसका एक्सेलरेशन बनेगा F/2m, हाफ। अल्फा पार्टिकल का एक्सेलरेशन हाफ है। अच्छा, अब मैं दोबारा बताता हूँ, 1 मिनट, लेट मी फिनिश, इसको इरेज करने दो, 1 मिनट। देखो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन दोनों का इसको क्रॉस करने का टाइम विल बी सेम, टाइम विल बी सेम एज टाइम डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पीड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो इसके अंदर से गुजरना है वो हॉरिजॉन्टल स्पीड पे डिपेंड करेगा, और हॉरिजॉन्टल स्पीड इज सेम फॉर बोथ, इट इज सेम फॉर बोथ, सेम फॉर बोथ। अच्छा, अब फाइनल स्पीड जो होती है ना, जहाँ से बाहर निकलने की स्पीड है वो यूँ करके निकलेगा ना बाहर, इसकी स्पीड के 2 कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल तो दोनों का सेम होगा,
किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? जिसकी वर्टिकल स्पीड ज़्यादा है उसकी फाइनल स्पीड ज़्यादा होगी। ये रिजल्टेंट स्पीड है ना, ये क्या है बेटा? रिजल्टेंट वेलोसिटी। किसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी ज़्यादा होगी? जिसकी वर्टिकल स्पीड पे डिपेंड करेगी ना, हॉरिजॉन्टल तो दोनों की सेम है। अच्छा, वर्टिकल स्पीड किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन, इट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है F/m या F होता है QE/m। अच्छा, सपोज कर लें इसके लिए, इस पे चार्ज कितना है? Q1। चार्ज कितना है? Q। मैस कितना है इसका? m। तो इसका एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा? QE/m। अब बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना है? 2Q। उसका मैस कितना है? 4m। 4 टाइम्स आ गया ना, तो उसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा? ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन है, ये एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल है, 2QE/4m। तो सॉल्व करते हैं, 2 1s are 2 2s are। इसका जो एक्सेलरेशन बन रहा है वो बन रहा है QE/2m, मतलब के हाफ। तो अल्फा पार्टिकल का एक्सेलरेशन हाफ है। अगर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन a है तो एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? a/2। तो जब उसका एक्सेलरेशन हाफ है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग सेम है, तो फिर क्या होगा? उसकी स्पीड, वर्टिकल स्पीड हाफ होगी। तो ब्लू लाइन से बना रहा हूं मैं अल्फा पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल स्पीड तो उतनी रहेगी, वर्टिकल स्पीड हाफ होगी। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन हाफ है। तो अल्फा पार्टिकल लेस स्पीड से निकलेगा, लेस स्पीड। अल्फा पार्टिकल जो निकलेगा वो लेस स्पीड से निकलेगा बेटा। हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों की सेम है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी दोनों ने इक्वल ट्रैवल करना है, प्लेट की लेंथ के इक्वल। तो जो प्लेट्स को क्रॉस करने का टाइम है वो दोनों का सेम है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड दोनों की सेम रहेगी। वर्टिकल स्पीड डिपेंड करती है वर्टिकल एक्सेलरेशन पे। वर्टिकल एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू QE होता है ना ओवर m। तो अल्फा पार्टिकल का, प्रोटॉन का ये डाटा, ये प्रोटॉन के लिए मैंने यूज़ किया और ये मैंने किसके यूज़ किया? अल्फा पार्टिकल के लिए। तो जब दोनों के एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाला तो अल्फा पार्टिकल का एक्सेलरेशन हाफ आ रहा है, इसका मतलब है वो हाफ स्पीड से जाएगा। और वैसे भी सोचें अल्फा पार्टिकल बहुत हैवी है ना, तो वो उसकी वर्टिकल स्पीड कम होगी तो रिजल्टेंट स्पीड भी कम होगी। तो ऑब्वियसली मुश्किल था पार्ट, मुश्किल से किया, ये मुश्किल से नंबर आने से। अच्छा भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। A capacitor of capacitance 470 microfarad is connected to a battery of electromotive force 24 volt in the circuit shown. Okay, ये कैपेसिटर है। तो आप देखें इस स्विच को यहाँ पे करेंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज। और जब स्विच को यहाँ पे करेंगे रेड वाली पोजीशन पे, इधर वाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज होगा पी रजिस्टर के थ्रू। कहता क्या है? टू वे स्विच एस इज इनिशियली कनेक्टेड टू एक्स। ठीक है जी, एक्स पे कनेक्टेड है, देखो ये एक्स पे कनेक्टेड है, ये जो आपका स्विच है ये एक्स पे कनेक्टेड है। P and Q are identical long straight wires with a resistance 5.6 kilo ohm. दोनों identical हैं. The wires are placed near to and parallel to each other where Q is connected to voltmeter. Okay, मान लिया, नजर आ रहा है सब कुछ डायग्राम में। At t is equal to 0, the switch is moved to Y so that the capacitor discharges through P. Calculate the Q naught on the capacitor at t is equal to 0. Q naught निकालना है। Q naught क्या होता है? Q is equal to CV. C कितना है? 470। माइक्रो कितना होता है? 10⁻⁻6। V naught कितने हैं? 24। मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आया? 0.011 0.011 कूलम्स। ये यार अच्छा, आगे कहते हैं कैलकुलेट द I naught व्हेन इन द वायर P एट t इज इक्वल टू 0। I naught निकालना है। I naught t 0 पे स्विच उधर लगाया आपने। द चार्ज द Q द कैपेसिटर टाइम। एक मिनट, दोबारा पढ़ना है। A capacitor is connected to a battery, EMF 424 वोल्ट, सब कुछ ऊपर गिवन है। आगे कहते हैं पहले स्विच X के ऊपर था, P and Q आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, 5.6 किलो ओम्स है। द वायर्स आर प्लेस्ड नियर टू पैरेलल टू दिस एट t इज इक्वल टू 0। अच्छा, t इज इक्वल टू 0 पे उसको स्विच को मूव किया, मैक्सिमम चार्ज था और मैक्सिमम करंट होगा। ठीक है, 0 टाइम पे। अब करंट निकालना है आपने, तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। यहाँ पे V नॉट यूज़ करेंगे तो आ जाएगा I नॉट
इज इक्वल टू वी नॉट ओवर आर. व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट की वैल्यू 24 वोल्ट. व्हाट इज आर? 5.6 किलो ओम्स है मेरे ख्याल से. 5.6 किलो ओम्स इंटू 1000 हो गया. आंसर बताओ. 4.3 multiplied by 10 minus एम्पियर्स आ गया. अच्छा आगे कहते हैं कैलकुलेट द टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर. 4 is equal to CR. टाइम कांस्टेंट टॉ इज इक्वल टू सी इंटू आर. सी की वैल्यू गिवन है आपको 470 माइक्रोफेरेड. 5.6 इंटू 10 पावर 3. क्या आंसर आता है? 2.6. 2.6 सेकेंड्स आ गए. ऑन फिगर स्केच अ लाइन टू शो द वेरिएशन विद टाइम टी अवे. एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाएगा. ये ग्राफ बनेगा एज कैपेसिटर डिस्चार्जेस यूँ करके नीचे आएगा, एक्सिस को टच करेगा. बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं बनाना आपने. पहले अच्छा बना था थोड़ा. मेरी हॉरिजॉन्टल नहीं करना, थोड़ा नीचे को ही रहेगा. अच्छा आगे कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस क्यू ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर. इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वायर क्यू कौन सी है जनाब? ओके, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो इस पे ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है? इस पे ईएमएफ क्यों इंड्यूस हो रहा है? सुनो बेटा, अब होता ये है कि जब यहाँ पे करंट चेंज होगा, व्हेन करंट इज डिक्रीजिंग, यू नो, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होती जा रही है? कम. जब करंट कम हो रहा है तो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम हो रहा है. मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग. यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक, भाई इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वायर पी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर है ना, तो वायर क्यू क्या है? वायर पी के मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है. और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है. मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग. मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीजिंग. तो इट इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. तो क्योंकि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, इसलिए इस पर ईएमएफ इंड्यूस होगा. आगे कहते हैं ऑन फिगर 5.3 स्केच अ लाइन टू शो द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वोल्ट मीटर रीडिंग. वोल्ट मीटर रीडिंग कैसी होगी? वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर लगा कम है. एक मिनट. सपोज वेट. हाँ गलत कर लिया. वोल्ट मीटर पी के अक्रॉस ही लगा हुआ, वोल्ट मीटर क्यू के अक्रॉस लगा हुआ है. वापस आए, गलत कर दिया हमने अगला बेटा, ये रॉन्ग है. वेट. पहले पी का ग्राफ बना के दिखाता हूँ मैं आपको. ये क्यू की बार पूछ रहा है ना, मैं पी का समझाता हूँ. वोल्टेज टाइम पी कैसे बनेगा? पी में वोल्टेज ऐसे कम हो रही है ना, एक्सपोनेंशियल, तो उसका करंट टाइम भी यू बनेगा, है ना. वोल्टेज क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, करंट टाइम भी यू बनेगा. करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ, मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ, वो भी यू बनेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना. यू नो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi मैग्नेटिक फ्लक्स. अच्छा, इसका जो ग्रेडियंट होता है ना, नेगेटिव ग्रेडियंट, वो ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो इस जगह पे ग्रेडियंट क्या है? नेगेटिव मैक्स. तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? पॉजिटिव मैक्स. ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा बेटा? यहाँ पे ग्रेडियंट A to B, ग्रेडियंट को क्या हो रहा है? उसका ग्रेडियंट ले लें या I का ग्रेडियंट ले लें या V का ग्रेडियंट ले लें. ग्रेडियंट इज नेगेटिव डिक्रीजिंग. ग्रेडियंट इज, ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? पॉजिटिव होगा और डिक्रीजिंग होगा. पॉजिटिव होगा और डिक्रीजिंग होगा, और डिक्रीजिंग टू जीरो होगा. डिक्रीजिंग टू, वो डिक्रीजिंग बनेगा. अब आप स्ट्रेट लाइन बना दें या कर्व बना दें, दोनों चलेंगे, लेकिन जीरो को भी टच कर रहे हैं. स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, कर्व भी बना सकते हैं, बस नेगेटिव ग्रेडियंट बनाना है. ठीक है जी. तो बेटा अगला पार्ट बाद में सॉल्व करते हैं.